नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड का जो माइनर पेपर है रूरल गवर्नेंस इन राजस्थान। इस पेपर की कंप्लीट वन शॉट क्लास को हम इस वीडियो में टोटली डिस्कस करने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट के सेमेस्टर थर्ड में है पेपर रूरल गवर्नेंस इन राजस्थान, उस उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है बेहद खास। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस बहुत छोटा सा है, 4 यूनिट में डिवाइड है। लोकल गवर्नेंस, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रीकल्चर। इस तरीके से आपका 4 यूनिट में सिलेबस डिवाइड है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों गवर्नेंस सिस्टम की। देखो, मेरा ये मानना है कि यदि आप कोई पेपर पढ़ रहे हो और उस पेपर का यदि आपको टाइटल पल्ले पड़ गया, या उसका टाइटल समझ में आ गया, ये टाइटल क्या कहना चाहता है, ये मान के चलो आपने 30% उस पेपर को देख लिया। इंट्रोडक्शन आपका 30% उस पेपर का हो चुका है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नेंस गवर्नेंस सिस्टम की, यानी कि जो शासकीय शासन होता है, व्यवस्था होती है, वो कैसी होती है? 2 तरीके की होती है। देखो दोस्तों, एक होती है यूनिटरी सिस्टम, यानी कि एकात्म सरकार, एकात्मक सरकार। और एक होती है फेडरल सिस्टम, यानी संघीय सरकार। एकात्मक सरकार में एक ही सरकार होती है, वही सबको कंट्रोल करती है। और फेडरल सिस्टम में सरकारें अलग-अलग होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, इस तरीके से। तो भारत एक कैसा है? फेडरलिज्म कंट्री है, यानी कि फेडरल सिस्टम है, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद हम इसको और डिसेंट्रलाइज़ करते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, और स्टेट गवर्नमेंट के बाद आती है लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट 2 तरीके से होती है। एक वो जो रूरल एरिया को देखती है, और एक वो जो अर्बन एरिया को देखती है। अर्थात ये जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, ग्रामीण शासन से रिलेटेड और शहरी शासन से, जो रूरल गवर्नेंस होती है, उनको हम जानते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के नाम से। और जो शहरी शासन होता है, अर्बन गवर्नेंस होता है, उसको हम जानते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से। पंचायती राज 3 लेयर पे होता है, जैसा कि हमें पता ही है। विलेज लेवल पे क्या होती है? ग्राम पंचायत। जो सबसे नीचे की कड़ी होती है, वो होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के ऊपर होती है पंचायत समिति। और पंचायत समिति के बाद आती है जिला परिषद, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, उस पर आती है जिला परिषद। वहीं ये भी 3 तरीके की होती है। एक होती है नगर पंचायत, जिसको नगर पालिका हम कहते हैं। और फिर होती है नगर निगम। और एक आता है नगर परिषद। नगर परिषद, ये लो। तो ये करके ये आती है, 3 तरीके की ये होती है। तो हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में रूरल गवर्नेंस है, इसका मतलब आपके सिलेबस में क्या है? पंचायती राज है। शहरी शासन की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। लोकल गवर्नेंस मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, थॉट्स रिलेटेड विद लोकल गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव इन लोकल गवर्नमेंट। इनको हम बात करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट के साथ। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं लोकल गवर्नेंस क्या होती है। देखो, चित्र से इजीली समझोगे। गाँव है, गाँव का एक पेड़ है, पेड़ पे कुछ पंच बैठे हुए हैं, यानी कि गाँव की चौपाल है। और इधर ये जो गाँव वाले बैठे हुए हैं, ये आपस में सभा कर रहे हैं। ये एक ये कहाँ का सीन है? ग्राम सभा का सीन है। ग्राम सभा का सीन है। देखो दोस्तों, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमने कुछ आयरलैंड से कुछ लिया था, हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिया था, इंग्लैंड से कुछ लिया था, फ्रांस से कुछ लिया था। लेकिन जो लोकल गवर्नेंस वाला सेगमेंट है, ये टोटली अपना देशी सिस्टम है। ये हमने कहीं से अडॉप्ट नहीं किया है। ऐसा हमारे बहुत सालों से चलता आ रहा है। वैदिक काल से ये चलता आ रहा है। वैदिक काल, मुगल काल, हर काल में ये लोकल गवर्नेंस का सिस्टम रहा है। आज लोकल गवर्नेंस का जो हेड होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? सरपंच के नाम से जानते हैं। तो देखो, बात कर लेते हैं इसके मीनिंग की। लोकल गवर्नेंस रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू व्हिच लोकल इंस्टीट्यूशंस लाइक पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज मैनेज द अफेयर्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एरियाज। यानी कि स्थानीय शासन उस प्रशासन प्रणाली को कहते हैं, जिसके माध्यम से पंचायतें या नगर पालिकाएं जैसी संस्थाएं, स्थानीय संस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में मामलों का क्या करती है? प्रबंधन करती है। यानी कि पंचायत का जो एरिया है, उस एरिया में जो भी अफेयर्स होते हैं, यानी कि जो भी काम वगैरह होते हैं, मामले वगैरह होते हैं, उनको मैनेज करने का काम एक पर्टिकुलर लोकल बॉडी का होता है। इट इज़ द गवर्नेंस एट द ग्रास रूट लेवल वेयर पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये एक ज़मीनी स्तर पर शासन है, जहाँ पर लोग निर्णय लेते हैं और विकास गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनते हैं। देखो, हमारे जो संसद है, संसद में कौन बैठते हैं? हमारे एमपीज़, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से इलेक्ट होके जाते हैं? लोगों से द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो जो हमारी जो जनता है भारत की, तो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? एमपीज़। लेकिन जो ग्राम सभा है, उसमें डायरेक्ट जनता बैठती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष भागीदारी। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट पार्लियामेंट कहाँ देखने को मिलता है, तो डायरेक्ट पार्लियामेंट देखने को मिलता है ग्राम सभा में। यानी क्योंकि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है लोकतंत्र का? टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, यानी कि सरकार लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया जाने वाला शासन। तो जहाँ पर लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वो होती है ग्राम सभा, और डायरेक्टली जब लोग इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट पार्लियामेंट सिस्टम। ये देखा जाता है लोकल गवर्नेंस में। का जो कोर प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ पावर, फंक्शंस एंड रिसोर्सेज फ्रॉम हायर लेवल्स टू दी लोकल बॉडीज। यानी कि विकेंद्रीकरण पर आधारित इसका सिद्धांत है, जो उच्च स्तर से स्थानीय निकाय को शक्ति, कार्य और संसाधनों का क्या करती है? हस्तांतरण करती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट और स्टेट से लोकल, और लोकल हो गए दो टाइप की, शहरी और ग्रामीण, यानी कि अर्बन गवर्नेंस गवर्नेंस एंड रूरल गवर्नेंस। देखो, जो पर्टिकुलर गांव है, उस गाँव में जो एक ये किसान है, इस किसान की कोई समस्या है, वो कोई भी समस्या हो सकती है कि उसके आगे, घर के आगे बारिश का पानी इकट्ठा होता है, जो भी एक्स वाई जेड काइंड ऑफ थिंग है, तो प्रधानमंत्री को कैसे पता कि यहाँ पे ये जो रामू नाम का किसान है, ये परेशान है? तो लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जो ये जिस ग्राम पंचायत में या जिस एरिया में ये आता है, वहाँ की पंचायत इसकी समस्या का समाधान करेगी, बेटर तरीके से करेगी। तो यानी कि कहने का मतलब पावर्स को क्या किया? सेंटर से लोकल लेवल तक डिसेंट्रलाइज़ किया। ये डिसेंट्रलाइज़ेशन के प्रिंसिपल ही क्या होती है? बेस्ड होती है। अब बात करते हैं ये क्या काम करती है, फंक्शंस क्या है? मैनेज लोकल अफेयर्स, यानी कि स्थानीय जो मामले होते हैं उनको ये प्रबंध करती है। यानी कि वाटर सप्लाई है, वहाँ का सैनिटेशन है, वहाँ का कोई वेलफेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, डेवलपमेंट की बात करनी है। लोकल लेवल के अफेयर्स होते हैं, काम होते हैं, उनको ये रूरल गवर्नेंस क्या करती है? मैनेज करती है। डेवलपमेंट प्लानिंग, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, वेलफेयर प्रोग्राम ईटीसी, यानी कि विकास योजना बनाती है, स्वच्छता की बातें करती है, स्वच्छता के काम करती है, जलापूर्ति की बात करती है, कल्याण कार्यक्रम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है, जैसे लाइक मनरेगा, किसके थ्रू चल रहा है ये? पंचायती राज के थ्रू ही चलता है। लाइक कोई भी एक्स वाई जेड काइंड ऑफ काम, जैसे मान लो अभी रिसेंटली जब कोविड आया था, तो मास्क वगैरह, सैनिटेशन वगैरह, ये सैनिटाइज़र वगैरह देने थे, तो किसके थ्रू दिए गए? ये पंचायती राज। ये तो कई भी जो कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं, वो भी इन्हीं के थ्रू क्या किए जाते हैं? मैनेज किए जाते हैं। अब बात करें इसके ऑब्जेक्टिव, ऐसा क्यों किया गया? तो ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ब्रिंग गवर्नमेंट क्लोज़र टू दी अ क्लोजर टू पीपल, एंश्योर पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि सरकार को जनता के करीब लाना, जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना, सरकार के कार्यों की पारदर्शिता बनाना और उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। ये पंचायती राज का, या यूँ कहे रूरल गवर्नेंस का क्या था? ऑब्जेक्टिव था। रूरल गवर्नेंस को चालू करने का ऑब्जेक्टिव ये था। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, इसका क्या महत्व है? स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, एंश्योर रेस्पॉन्सिवनेस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि लोकतंत्र को मजबूत करना। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों का लोगों के लिए किया जाने वाला शासन। और जब उसमें लोग ही भागीदार नहीं होंगे तो काहे का लोकतंत्र? तो उस लोकतंत्र की मजबूती को सुनिश्चित करने में इसका ज़्यादा महत्व है। उत्तरदायी प्रशासन सुनिश्चित करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना। समावेशी का मतलब होता है समाज के हर तबके को, हर एक चीज़ को टच करना, या उसको ग्रोथ की जो रेंज है, या यूँ कहें ग्रोथ में उनको क्या करना? इंक्लूड करना। दैट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट। और एसेंस क्या है? गवर्नेंस बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड द टू द पीपल एंड टू द पीपल, यानी कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन, वह क्या है रूरल गवर्नेंस है, या यूँ कहें लोकल गवर्नेंस कहा जाता है। बात करते हैं नेचर की। नेचर क्या है, यानी कि इसकी विशेषता क्या है लोकल गवर्नेंस की? पहला, डिसेंट्रलाइज्ड नेचर, केंद्रीकृत प्रकृति है। Power shifts from higher governments to the local bodies for local decision making and autonomy, यानी कि स्थानीय निर्णय लेने और स्वायत्ता के लिए सत्ता उच्च सरकारों से स्थानीय सरकारों को या निकायों को क्या होती है? स्थानांतरित होती है। अभी हमने कहा कि ऊपर ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और फिर क्या? लोकल गवर्नमेंट। तो स्टेट से सेंटर से स्टेट, और स्टेट से लोकल गवर्नमेंट को जो सत्ता है, या यूँ कहें जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो क्या की जाती है?
ट्रांसफर की जाती है। डिसेंट्रलाइज्ड नेचर का ये होता है। डेमोक्रेटिक कैरेक्टर यानी कि इसका जो चरित्र है यानी इसकी जो विशेषता है वो दैट इज लोकतांत्रिक यानी कि लोगों के द्वारा ये रेगुलेट होता है। It functions through elected representative to ensure grassroots democracy। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ये कार्य करता है। यानी कि जो पंचायत होती है उसमें जो सदस्य होते हैं जैसे सरपंच है, उप सरपंच है, वार्ड पंच है, अ, जिला प्रमुख है या यूँ कहें प्रधान है। तो ये सारे कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको जनता चुनाव के माध्यम है, निर्वाचित करती है। यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसका मतलब ही क्या है? लोग अपने में से चुनाव करके क्या करते हैं? नेता बनाते हैं। तो डेमोक्रेसी को बनाए रखना या यूँ कहें डेमोक्रेटिक माध्यम से ही ये क्या करते हैं? काम करते हैं। पार्टिसिपेटरी अप्रोच यानी कि सहभागिता दृष्टिकोण एनकरेजेस सिटीजन्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। नियोजन और विकास में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। कौन? लोकल गवर्नेंस। अगला है रेस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल यानी कि उत्तरदायी है और जवाबदेह है। यानी कि ग्राम पंचायत क्या है कि छोटा सा एरिया होता है, तो वहाँ पे कोई काम होता है तो गांव के लोग तुरंत पहुँच जाते हैं या ग्राम सभा के वहाँ पे तुरंत पहुँच जाते हैं। तो वो एक पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबल है कामों को लेकर, पूरी तरीके से अकाउंटेबल है अपने कामों को लेकर लेकर क्विकली एड्रेस्ड लोकल नीड्स विद पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यानी कि सार्वजनिक जवाबदेही के साथ स्थानीय आवश्यकताओं का शीघ्र समाधान करने का काम करता है लोकल गवर्नेंस। डेवलपमेंट ओरिएंटेड यानी कि विकासोन्मुख है, फोकसेस ऑन लोकल ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन एंड वेलफेयर यानी कि स्थानीय विकास पर, गरीबी के उन्मूलन पे और कल्याणकारी कार्यों पर क्या है ये केंद्रित है। ये इसकी विशेषता है। ऑटोनोमस फंक्शनिंग यानी कि स्वायत्त कार्य प्रणाली operates independently in local matters like sanitation, water and roads। स्वच्छता, जल और सड़क जैसे स्थानीय मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। कौन? लोकल गवर्नेंस। ये इनकी विशेषता हमने देखी। अब बात कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है लोकल गवर्नेंस का। पहला, इट प्रमोट्स ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी यानी कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने का काम करता है। लोकल गवर्नेंस ये इसका महत्व है। इट एंश्योर्स पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस यानी कि शासन में लोगों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन कुशल प्रशासन को ये बढ़ावा देता है। लोकल बॉडीज अंडरस्टैंड लोकल इश्यूज बेटर देन प्रोवाइड क्विक सॉल्यूशन यानी कि स्थानीय विकास या स्थानीय निकाय स्थानीय मुद्दों को बेहतर ढंग से समझते हैं और त्वरित समाधान प्रदान करते हैं। यानी कि आपके गांव की समस्या आपके गांव से बेटर कोई नहीं समझ सकता, प्रधानमंत्री उसको नहीं समझ सकता। तो हर एक गांव की क्योंकि जो लोकल इश्यूज है तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाना लोकल गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है और साथ ही में जो इसका समाधान है, सॉल्यूशन है, वो भी लोकल गवर्नेंस ही बेटर निकाल पाती है। फिर है पब्लिक पार्टिसिपेशन एनकरेजेस सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड डेवलपमेंट यानी कि नागरिकों को निर्णय लेने और विकास के कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित है। कौन? लोकल गवर्नेंस। नेक्स्ट बात करें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी यानी कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता को ये सुनिश्चित करता है। इट क्रिएट्स ओपननेस इन फंक्शनिंग एंड बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स यानी कि ये कार्य प्रणाली में खुलापन लाता है और सरकार व नागरिकों के बीच विश्वास का एक निर्माण करने का कार्य करता है। यानी कि ये सरकार है लोकल गवर्नमेंट और ये जनता है। तो लोकल गवर्नमेंट क्या काम कर रही है इसको जनता डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेती है, पहली बात। दूसरी चीज़ इनके काम में अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो कि हम ये जो कर रहे हैं ये आपके सामने है। तो जो सरकार सही काम कर रही है और ये इस तरीके का विश्वास का जो ट्रस्ट का जो बिल्डअप है वो ये क्रिएट करने में क्या करता है? रोल प्ले करता है। फिर है लोकल डेवलपमेंट यानी कि स्थानीय विकास। फोकसेस ऑन एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड प्रमोट्स बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ यानी कि क्षेत्र विशिष्ट समस्याओं पर ये ध्यान केंद्रित करता है और संतुलित क्षेत्रीय विकास को क्या करता है? बढ़ावा देता है। क्योंकि हर एक क्षेत्र में अपनी अपनी लोकल गवर्नमेंट होती है, यूँ कहें तो पंचायतें होती है, तो वो अपने एरिया पे क्या करते हैं? फोकस करते हैं। तो ये फोकस्ड डेवलपमेंट अप्रोच के साथ काम करता है। एम्पावर्ड ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप यानी कि जो अ, सीमांत जो यूँ कहें समूह है यानी कि जो हाशिए पे खड़े हैं, लगभग एकदम लास्ट नाके पे लगे हुए हैं कि अगर उनको नहीं सँभाला जाएगा तो वह डूब जाएँगे। तो वहाँ पर अगर कोई खड़ा है, ऐसे समूह को ये क्या करती है? एम्पावर करती है, सशक्त करती है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर वीकर सेक्शंस टू पार्टिसिपेट एंड रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट यानी कि
कमज़ोर वर्गों को भागीदारी लेने में और अपने हितों को प्रतिनिधित्व करने के ये अवसर प्रदान करने का काम करती है और इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अहम भूमिका होती है कि उसने या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न किए हुए हैं। बात कर लेते हैं लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड अप्रोच यानी कि वोट किन-किन के हैं, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल एरिया के डेवलपमेंट में जो विचार रखने वाले हैं महात्मा गांधी, उनके विचारों से हम बात करते हैं। महात्मा गांधी बिलीव्ड इन ग्राम स्वराज यानी कि महात्मा गांधी का जो विश्वास था वो ग्राम स्वराज में था। अ, सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ गवर्निंग विलेज यानी कि गाँव ऐसे हो जो आत्मनिर्भर हो और स्वशासित हो। इस तरीके की जो थॉट थी महात्मा गांधी जी रखते थे कि अगर गाँव अपने आप को आत्मनिर्भर कर लेंगे यानी कि ऑटोनॉमस हो जाएँगे और सेल्फ गवर्न हो जाएँगे, का विकास होगा। और गांधी ट्रू डेमोक्रेसी बिगिंस फ्रॉम द विलेज गांधी जी कहते हैं कि सच्चा लोकतंत्र गाँवों से ही शुरू होता है, यानी कि भारत जैसे जब आज़ाद हुए थे तब 90% हम ग्रामीण आबादी वाला देश रहा है। तो सच्ची लोकतंत्र को देखना है तो गाँव को हम एम्पावर करना होगा और डेमोक्रेसी अगर हम बात करें या गांधी जी बात करें, डेमोक्रेसी शुरू ही कहाँ से होती है? गाँव से ही शुरू होती है। सेकंड बात करें बलवंत राय मेहता, ये एक बड़ा नाम है। जब भी आप लोकल गवर्नेंस की बात करते हो, पंचायती राज की बात करते हो, डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हो तो बी.आर. मेहता ये एक बड़ा नाम आता है इतिहास में। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बनी, कैसे बनी इसको हम अगली यूनिट में देखने वाले हैं। इट रिकमेंडेड द 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टू एंश्योर डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करी थी कि गांव पे तो क्या होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए और ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होनी चाहिए और जिला परिषद पे क्या होनी चाहिए, अ, जिला लेवल पे जिला परिषद होनी चाहिए। जो ग्राम पंचायत है इसका हेड क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है। पंचायत समिति का हेड प्रधान कहा जाता है और जिला परिषद का हेड का प्रमुख कहा जाता है। तो ये रिकमेंडेशन दी थी बलवंत राय मेहता जी ने। फिर बात करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992 प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड मेड देम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नेंस, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और उन्हें शासन का अभिन्न अंग बनाया, यानी कि अ, यहाँ पे पंचायती राज 1959 में शुरू हो चुका था बट 1992 तक वह कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था। दैट मीन्स उन पे इतना ज़्यादा फ़ोकस्ड नहीं था बट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ पंचायती राज को क्या कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। उसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात ही अलग हो गई और बहुत ज़्यादा एम्पावर हो गई और बहुत सिस्टमैटिक वे में हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, एडवोकेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू इंक्लूड ऑल सोशल सेक्शंस इन गवर्नेंस एंड एंश्योर इक्विलिटी, यानी कि शासन में सभी सामाजिक वर्गों को शामिल करने और समानता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्वशासन की वकालत करने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो ये पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है उससे थोट रखने वाली बात हमने यहाँ पे करी। उसके बाद एक और बात करते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एल.एम. सिंघवी यानी कि लक्ष्मीमल सिंघवी 1986, यह वो शख्स है जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि पंचायती राज को क्या दी जाए? संवैधानिक मान्यता दी जाए, क्योंकि जब तक आप इसको संवैधानिक मान्यता नहीं दोगे पंचायती राज सिस्टम मजबूत नहीं बनेगा। तो पंचायती राज सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ही सजेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर पंचायती राज एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि इन्होंने ये बताया कि पंचायती राज सिस्टम को या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान करो ताकि ये और ज़्यादा स्ट्रेंथ ले सके और ज़्यादा ये मजबूत हो सके। गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव इन लोकल गवर्नमेंट, यानी कि अब बात करें कि सरकार द्वारा लोकल गवर्नेंस के लिए क्या इनिशिएटिव या क्या टेक स्टेप्स लिए गए या यूँ इनिशिएटिव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या नए-नए स्टेप्स लिए गए कि इनिशिएटिव इनिशिएटिव का मतलब कुछ नयापन करना, है ना? गुड गवर्नेंस मीन्स ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, यानी कि सुशासन का अर्थ होता है कि प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेह और सहभागी शासन होना। इन लोकल गवर्नमेंट सेवरल इनिशिएटिव हैव बीन टेकन टू प्रमोट गुड गवर्नेंस, यानी कि स्थानीय शासन में
सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई। देखो, गुड गवर्नेंस का मतलब होता है सुशासन और इनिशिएशन का मतलब होता है पहल, यानी कि नया करना। यानी कि स्थानीय शासन को सुशासन बनाने के लिए क्या-क्या इस नयापन किया गया। तो पहला है ई-गवर्नेंस। ई-गवर्नेंस का मतलब हुआ यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल, यानी कि ऑनलाइन सेवा वितरण और शिकायत निवारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। यानी कि आज हम देखिए राशन लेने जाते हैं, तो अ पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर होते हैं, जहाँ पे राशन का सामान मिलता है, हम जब राशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे सारा बायोमेट्रिक सिस्टम होता है। तो चीज़ें क्या करी ऑनलाइन की गई। ये एक गुड गवर्नेंस है, या यूँ कहें ई-गवर्नेंस का एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा हम जैसे पंचायती राज पे कोई काम होता है, तो उनके पोर्टल बने होते हैं, उन पोर्टल के माध्यम से हम काम करते हैं। तो ये जो पोर्टल वगैरह बने हुए हैं, ये सारे ई-गवर्नेंस के एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा बात करें सोशल ऑडिट, रेगुलर ऑडिटिंग ऑफ लोकल प्रोजेक्ट्स टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि सामाजिक लेखा परीक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित के लिए स्थानीय परियोजनाओं का नियमित लेखा परीक्षण होता रहता है। तो ये एक अच्छा गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव है। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी कि सूचना का अधिकार, empowers citizens to access information and questions government actions, यानी कि नागरिकों को सूचना प्रदान करने और सरकारी कार्यों पर सवाल उठाने का अधिकार देता है। आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार। कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि क्षमता का निर्माण, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑफिशियल्स टू इनहेंस एफिशिएंसी, यानी कि जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि होती है और जो अधिकारी होते हैं, उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देना ताकि उनकी कार्यकुशलता बढ़ सके। पब्लिक हियरिंग यानी कि जन सुनवाई, ओपन फॉर्म फॉर डायलॉग बिटवीन सिटीजन्स एंड अथॉरिटीज, यानी कि नागरिकों और अधिकारियों के बीच संवाद के लिए खुला मंच प्रदान किया, जिसे जन सुनवाई मंच के नाम से जाना जाता है। वुमेन्स विमेन्स रिजर्वेशन, महिला आरक्षण, 33% रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर वुमेन्स पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट, यानी कि महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज सिस्टम में 33% रिजर्वेशन सीटें किसके लिए है? महिला के लिए है। यानी कि 33% सीटें महिलाओं की होगी, ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा ये भी कहा है कि यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट इसको बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा भी सकती है। तो ये सारे गुड इनिशिएटिव है, या गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव है लोकल गवर्नेंस के। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं सार के तौर पे कि लोकल गवर्नेंस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, यानी कि स्थानीय शासन लोकतंत्र और विकास की आधारशिला का है। यानी कि लोकतंत्र यदि देखना है तो वो कहाँ दिखेगा? हमें स्थानीय शासन में ही दिखेगा। बाय प्रमोटिंग डिसेंट्रलाइजेशन, पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इट ब्रिंग्स गवर्नेंस क्लोजर टू दी पीपल, यानी कि विकेंद्रीकरण, सहभागिता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाकर यह शासन को जनता के और करीब लाने का काम भी करता है। इन राजस्थान, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग गुड गवर्नेंस एंड एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज। राजस्थान जैसे राज्यों में जहां पंचायती राज संस्थाओं ने सुशासन प्राप्त करने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका भूमिका निभा रहे हैं या निभाई है, ये हम इस का कंक्लूजन कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज सिस्टम, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, मीनिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स कौन कौन से लिए गए, और 73rd अमेंडमेंट जो एक्ट आया 1992 में, वो क्या कहता है, उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड यूनिट में हम सबसे पहले लेते हैं ओरिजिन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, यानी कि भारत में, या यूँ कहे पंचायती राज सिस्टम का ओरिजिन, यानी कि उनका प्रादुर्भाव या उद्भव उत्पन्न कैसे हुआ। द रूट्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशियंट टाइम्स वेयर विलेजेस वर सेल्फ गवर्न बाई पंच और काउंसिल ऑफ एल्डर्स, यानी कि भारत में जो पंचायती राज प्रणाली की जड़ें हैं वो प्राचीन काल से पाई जाती है, चाहे वो वैदिक काल हो, गुप्त काल हो, मौर्य काल हो, मुगल काल हो, ब्रिटिश काल हो, आधुनिक काल हो, हर काल में भारत में पंचायती राज पाया गया है या देखा गया है। जब गाँव का संचालन बुजुर्गों की एक परिषद, या अर्थात जिसको हम पंच कहा करते हैं, उनके माध्यम से किया जाता था। These traditional gram panchayats resolve disputes, maintained peace and organized local resources, यानी कि ये जो ग्राम पंचायतें हैं, ये स्थानीय विवादों का समाधान करती, शांति बनाए रखती और सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन करने का कार्य करती थी।
ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड दीज इंस्टीट्यूशंस वीकन ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन जो अंग्रेजी शासन काल आया उसमें केंद्रीकृत प्रशासन के कारण ये संस्थाएं कमजोर पड़ गई थी। तो पंचायती राज का जो हम ओरिजिन की बात करें तो ये प्राचीन काल से ही भारत में चला आ रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आफ्टर 1947 लीडर्स लाइक महात्मा गांधी एडवोकेटेड फॉर द रिवाइवल ऑफ विलेज सेल्फ रूल, यानी कि स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत इन संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की वकालत करी या सिफारिश की। द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट 1957, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 की रिपोर्ट के बाद पंचायती राज की जो अवधारणा है उसको औपचारिक रूप मिला और उसको एक तरीके से यूँ कहे एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और इसको लेकर आए। और मेहता जी ने रिकमेंड किया ए 3 टियर स्ट्रक्चर, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स टू एंश्योर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि मेहता जी ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय ढांचे को जिसको ग्राम पे, ब्लॉक पे और जिला स्तर पे करने की क्या करी, सिफारिश करी थी। तो मेहता जी वो शख्स है जिन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी, इसलिए इंडिया में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का फादर इसको कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। और उसके बाद लाइक स्टेट्स लाइक राजस्थान, आंध्र प्रदेश इम्प्लीमेंटेड दिस सिस्टम, यानी कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने इस प्रणाली को तुरंत प्रभाव से लागू किया। और राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस इट इन 1959 एट नागौर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि राजस्थान वो पहला राज्य बना जिसने 1959 में नागौर जिले से लागू किया था। क्योंकि इसको समझते हैं कि कैसे इसका राजस्थान इंडिया में कैसे इसका चलन आया था, यानी कि कब से आया था। देखो हम 1947 में क्या हो गए, आज़ाद हो गए। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज वाला कॉन्सेप्ट है वो भी चल रहा था। तो बात करें ग्राम स्वराज को, यानी कि गाँवों को क्या करना, एम्पावर करने के लिए 2 प्रोग्राम लेके आई थी सरकार, तात्कालिक सरकार। पहला प्रोग्राम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सीडीपी, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और दूसरा था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस यानी कि राष्ट्रीय विस्तारित सेवा या कार्यक्रम। ये 2 कार्यक्रम शुरू किए थे, लेकिन इन दोनों कार्यक्रमों से जो आउटपुट सोचा था सरकार ने, वो आउटपुट नहीं आया। तो इनका एनालिसिस करने के लिए और कुछ नया रिकमेंड करने के लिए एक बलवंत राय मेहता जी थे। बलवंत राय मेहता बड़े ही जाने-माने शख्स थे। उनको उनके अंडर एक कमिटी फॉर्म की गई 1957 में और कहा मेहता जी को कि इन प्रोग्रामों का आप अध्ययन करो और साथ में बताओ क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हो रहे और हमें क्या करना चाहिए। तो मेहता जी ने दोनों प्रोग्रामों को एनालाइज़ किया, बात की और कहा कि ये इन प्रोग्रामों में आपने लोगों के लिए प्रोग्राम लाए, लेकिन भाई साहब लोग तो कहीं दिख ही नहीं रहे, इसमें तो सरकार ही सरकार, क्योंकि लोगों की भागीदारी ही नहीं है। लोगों की भागीदारी नहीं है, फिर मेहता जी ने इसके लिए रिकमेंड किया कि आपको क्या करना चाहिए, डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइज़ेशन किया जाना चाहिए, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, जो कि 3 लेवल पे करो। ग्रामीण लेवल पे यानी कि ग्राम लेवल पे, खंड लेवल पे यानी कि ब्लॉक लेवल पे, और एक जिला लेवल पे। ग्राम लेवल पे आप बनाओ ग्राम पंचायत, खंड लेवल पे बनाओ आप पंचायत समिति, और आप जिला परिषद बनाओ जिला लेवल पे, जिला परिषद। बात अच्छी लगी, मेहता जी की बात अच्छी लगी सरकार को और इस बात को मान भी लिया। 1957 में क्या किया गया था, मेहता जी ने रिपोर्ट दी, 1957 में रिपोर्ट को मान भी लिया गया, लेकिन अब बात आती है कि इसको करे कौन? कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ पे व्यवस्था है 3 लिस्टों की कॉन्स्टिट्यूशन में। एक होती है दोस्तों स्टेट लिस्ट, एक होती है यूनियन लिस्ट और एक होती है कॉनकरेंट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट है उसमें जितने भी टॉपिक लिखे हैं उन सब पर कानून बनाने का राइट किसके पास, स्टेट के पास। यूनियन लिस्ट के टॉपिक पे कानून बनाने का राइट किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और कौन करंट में, दोनों के पास। जो पंचायती राज है वो पंचायती राज कौन सी लिस्ट में लिखा है, वो लिखा हुआ है पंचायती राज स्टेट लिस्ट। कौन सी स्टेट आगे आए पंचायतों को लगाने के लिए, क्लियर। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 का जिक्र तो है जहाँ पे ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने आप पंचायती राज की व्यवस्था करेगी, लेकिन और ज़्यादा क्यों इसको इनोग्रेट किस तरीके से किया जाए, तो राजस्थान वो पहला राज्य है जिन्होंने अपने यहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का यानी कि पीआरआई इसका क्या किया, उद्घाटन किया। और 2 अक्टूबर को क्यों किया, क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है और गांधी जी के प्रबल समर्थक रहे हैं, तो उन्हीं के जन्मदिन के विशेष उपलक्ष्य पे ये कार्यक्रम किया गया। और कहाँ से किया गया, नागौर जिले के
बगदड़ी गाँव से। आपको ये नाम याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं भी रहे तो कोई टेंशन नहीं, नागौर जिला याद रखो, नागौर जिले के बगदड़ी गाँव से, जिसको आज बगसागर कहा जाता है, उस गाँव से क्या करी थी, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन हुआ था। तो राजस्थान वो इंडिया का पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ पे पंचायती राज की क्या करी, शुरुआत करी। ये तारीख याद रखना, 2 अक्टूबर 1959। और आंध्र प्रदेश का भी ज़िक्र हुआ, तो आंध्र प्रदेश वो जिला है, सॉरी वो राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूट क्या करवाए थे, चुनाव करवाए थे। ने स्थापना तो कर ली थी राजस्थान ने, लेकिन चुनाव किसने करवाए थे सबसे पहले, अ, आंध्र प्रदेश ने, और शायद अक्टूबर में ही करवा लिए थे, अक्टूबर 1959 में ही हो गए थे, 10 अक्टूबर के आसपास की बातें हैं। और आंध्र आंध्र प्रदेश में क्या किए थे, सबसे पहले पंचायती राज के चुनाव हुए थे। तो इन 2 चीज़ों को ध्यान रखो। बलवंत राय मेहता वो शख्स है जिन्होंने डेमोक्रेसी के डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी, इनको फादर कहा जाता है। और 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज का क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। तो हम ये लिख रखा है। और आंध्र प्रदेश वो पहला स्टेट है जहाँ पर क्या हुआ था, पंचायती राज का इलेक्शन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज का क्या मतलब होता है? अभी हमने जो लोकल गवर्नेंस की बात करी थी, वो सारी पंचायती राज की मीनिंग की ही बात थी। पंचायती राज सिस्टम मीन्स गवर्नेंस एट द विलेज लेवल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि गाँव के स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन करना पंचायती राज कहा जाता है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस वेयर लोकल पीपल मैनेज लोकल अफेयर्स थ्रू इलेक्टेड बॉडीज, यानी कि यह एक विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें स्थानीय जनता अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करती है। यानी कि विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक शासन, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें लोग ही अपने मामलों को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। द सिस्टम प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रास रूट पार्टिसिपेशन एंड लोकल डेवलपमेंट। ये व्यवस्था जन भागीदारी को और स्थानीय विकास को बढ़ावा देना सुनिश्चित करती है। इन सिंपल टर्म वी कैन से दैट पंचायती राज रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑफ द विलेज बाय द विलेज एंड फॉर द विलेज, यानी कि सरल शब्दों में कहे तो गांव की सरकार है, गांव के द्वारा चलाई जाती है और गांव के लिए चलाई जाती है। वही क्या होती है, पंचायती राज कही जाती है। स्टेप्स टुवर्ड्स पंचायती राज, यानी पंचायती राज के विकास के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में रिकमेंडेड 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाले बी आर मेहता साहब हैं, जो 19 में कमेटी इनकी फॉर्म हुई थी। फिर उनके बाद अशोक मेहता कमेटी 1977 में फॉर्म हुई थी। दे सजेस्ट 2 टियर सिस्टम एंड मोर फाइनेंशियल पावर्स टू, इन्होंने कहा कि इन 3 टियर सिस्टम की बजाय 2 टियर होना चाहिए और पंचायतों को और अधिक वित्तीय अधिकार देने का सुझाव इन्होंने दिया था। इनकी बातों को, इनकी सिफारिशों को माना नहीं गया था, यूँ भी कह सकते हैं अपन। फिर आती है जीवी के राव कमेटी 1985 में, एम्फसाइज्ड पंचायती राज एज द कोर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि इन्होंने कहा कि पंचायती राज को ग्रामीण विकास का प्रमुख केंद्र के रूप में देखना चाहिए। फिर आते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, यानी कि एलएम सिंघवी कमेटी 1986, इन्होंने कहा, इन्होंने रिकमेंड किया कि इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि पंचायती राज का अगर हमें डेवलपमेंट करना है या इनको सीरियस देखना है, सीरियस इनको बनाना है, तो इनको संवैधानिक मान्यता ही चाहिए। यानी कि अगर संवैधानिक स्टेटस नहीं दिया जाएगा तो इनका इतना वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, और सच में इम्पैक्ट आ भी नहीं रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, यानी कि संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, अंततः इन दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 इट गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूट। इस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और उसके बाद ये बहुत ही रेगुलेट हो गए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। देखो, पंचायती राज स्टार्ट कब से हुआ, 1959 से स्टार्ट हुआ, और 1992 तक उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं दिया गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फेज़ निकला 59 से 1992 तक का, इसमें राज्य सरकारों की एक तरीके से यूँ कहे दादागिरी बनी रही या नेतागिरी बनी रही। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ नहीं था कि कौन सरपंच बनेगा, कैसे सरपंच बनेगा, इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, इनडायरेक्टली होगा, क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, विमेन्स यानी महिलाएँ होंगी तो कितनी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, एससी इनके कुछ होंगे या नहीं होंगे, पंचायतें काम क्या करेगी, कोई-सी बातों का ज़िक्र कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। और बड़ी बात ये है कि इनका जो टाइम पीरियड है, टेन्योर क्या होगा, इलेक्शन कैसे होगा, फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, कोई चीज़ों की बात ही नहीं करेगी। तो जब बात ही नहीं करेगी तो क्यों बनना
यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने से पहले सरपंच बनना अपने आप में माथापच्ची का काम था, क्योंकि सरपंच की जवाबदारी बंद हो जाती थी। सरकारों से तो कुछ मिलना-जुलना था भी नहीं। राजस्थान की बात करें, पहला चुनाव 1960 में हुआ, फिर उसके बाद 1965 में हुआ, दूसरा 1770 के अराउंड हुआ था, तीसरा 82 के अराउंड हुआ था, 1890 के अराउंड हुआ था। यानी कि कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स ही नहीं है कि 5 साल में हो रहे हैं, 4 साल में हो रहे हैं। जब सरकार को मज़ा आया तब सरकार ने कर दिया। लेकिन आप बाद में देखो, 1995 में हुआ, फिर 2000 में हुआ, 5 में हुआ, 10 में हुआ, 15 में हुआ, 20 में हुआ, 25 में हुआ। अभी 25 वाले चुनाव 26 के स्टार्टिंग में होने वाले हैं, फिर उसके बाद 30 में होंगे। तो आप कह सकते हो हर 5 साल से चुनाव हो रहे हैं। सरपंच बनना है तो कैसे बनोगे? उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है? इंडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट होगा, क्या नहीं होगा? सरकार के लोकल गवर्नेंस के वित्तीय सोर्सेज़ क्या होंगे? क्या सब्जेक्ट होंगे जिन पे वो काम करेंगे? ये सारी बातें लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब क्योंकि मूल रूप से जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात नहीं लिखी होती है और बाद में हमें लिखनी होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? अमेंडमेंट करना पड़ता है, उसके लिए बिल लाना पड़ता है, और वो कौन-सा बिल था? 73rd फॉर द रूरल गवर्नेंस और 74th फॉर द अर्बन गवर्नेंस, यानी कि म्युनिसिपैलिटी के लिए था। तो हम बात करेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो कि 1992 में लाया गया था। द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 गैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इससे क्या हुआ? इट एडेड पार्ट 9th टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243 टू 43 ओ, यानी कि संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, और संविधान में 16 अनुच्छेद जोड़े गए 243 से लेकर 243 ओ तक। तो ए से लेके ओ तक 15 तो ये हो गया, 243 हो गया, ऐसे करके 16 नए आर्टिकल संविधान में जोड़े गए थे 73rd अमेंडमेंट के साथ। इट ऑल्सो एडेड द 11th शेड्यूल कंटेनिंग 29 सब्जेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके साथ ही संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, में 29 सब्जेक्ट लिखे गए जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 73rd अमेंडमेंट से संविधान में क्या चेंज आया? एक तो नया भाग जुड़ा, भाग 9, नए 16 आर्टिकल जुड़े 243 से लेके 243 ओ, और एक नई 11th शेड्यूल ऐड हुई, 11वीं अनुसूची। तो आपसे पूछा जाए कि संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? तो आप कहोगे पंचायती राज से। अ, आर्टिकल 243 किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 11th शेड्यूल किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ये कब जुड़े? 73rd अमेंडमेंट के साथ इनको जोड़ा गया। अब इसमें क्या-क्या बातें थी, इसकी मुख्य विशेषताएँ बात कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 73rd अमेंडमेंट, या व्हाट आर द बेसिक प्रोविजंस या मेन प्रोविजंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बात कर लेते हैं पहले 3 टियर स्ट्रक्चर, यानी कि त्रिस्तरीय ढांचा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला त्रिस्तरीय ढांचा ज़िक्र है। रेगुलर इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि नियमित चुनाव होंगे, प्रत्येक 5 वर्ष में होंगे, और एक राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया, यानी कि जैसे यूनियन इलेक्शन कमीशन है, उसी हिसाब से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया कि ये स्टेट इलेक्शन कमीशन इन लोकल गवर्नमेंट के हर 5 साल से चुनाव करवाने का काम करेगा। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स एंड एटलीस्ट 1/3 सीट्स फॉर वीमेन, यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, और कम से कम 1/3 सीट पर महिलाओं के लिए क्या रहेगा? आरक्षण रहेगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी राज्य वित्तीय आयोग बनाया गया टू रिकमेंड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत, यानी कि राज्य और पंचायतों के बीच वित्तीय वितरण को की सिफारिश करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करने का काम करता है। इसके अलावा ग्राम सभा की बात करिए, फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज विलेज लेवल जनरल बॉडी ऑल वोटर्स, की जो पंचायत राज की नींव है वो है वहाँ की सभा, और ग्राम सभा के वो सारे सदस्य होंगे जो उस ग्राम पंचायत में क्या है? मतदाता है। तो उस गांव पंचायत में मतदाताओं की जो सामान्य सभा है उसको से जानते हैं। टेन्योर बताया 5 ईयर फॉर एवरी पंचायत बॉडी, यानी कि कार्यकाल प्रत्येक पंचायत का 5 साल का रहेगा। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि प्लानिंग करेंगे, अपने इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे ऑफ लोकल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि स्थानीय विकास योजनाओं की योजना बनाएँगे, क्रियान्वयन का काम करेंगे, और उन पर निगरानी रखने ही इनका ही होगा। ये 73rd अमेंडमेंट के क्या है? प्रोविजंस है। बात करें इस यूनिट के कंक्लूजन की, द 73rd अमेंडमेंट मार्क्ड ए हिस्टोरिक स्टेप इन इंडियाज़ डेमोक्रेटिक जर्नी बाय इंस्टीट्यूलाइजेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि 73rd संविधान संशोधन
भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक कदम था। इट एम्पावर्ड रूरल पीपल, प्रमोटेड पार्टिसिपेशन एंड ensured दैट गवर्नमेंट ट्रूली बिगिंस फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। इसने ग्रामीण जनता को सशक्त बनाया, कार्य को बढ़ावा दिया और शासन को वास्तव में जमीनी स्तर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया। तो 73rd अमेंडमेंट हमने जाना। अब हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की, जिसमें हम बात करेंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज की हम हैं इस यूनिट। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है। रूरल डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण विकास का अर्थ हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, यानी कि ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ स्टाइल यदि अपलिफ्ट होती है तो हम ये कहते हैं कि इसका मतलब है कि गाँव का विकास हो रहा है। It focuses on economic growth, social justice, infrastructure development and self-reliance in villages, यानी कि इसका जो लक्ष्य है वो आर्थिक वृद्धि, गाँव में सामाजिक न्याय व्यवस्था, बुनियादी ढांचे का विकास होना और गाँव का आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ावा देना होता है इसका मुख्य लक्ष्य। It involves providing basic facilities such as education, healthcare, sanitation, drinking water, housing and roads, यानी कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, आवास और सड़कों जैसी मूलभूत सुविधा की उपलब्धता शामिल है। The ultimate aim is to reduce rural poverty and ensure inclusive and sustainable development। इसका जो प्रमुख लक्ष्य है या अल्टीमेट टारगेट है वो है कि ग्रामीण गरीबी को कम करना और सर्व समावेशी के साथ सतत विकास को सुनिश्चित करना। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्ले ए मेजर रोल इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एट द लोकल लेवल, यानी कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो स्थानीय स्तर पर योजनाएं तैयार करने में और उन योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये रूरल डेवलपमेंट का विकास का मीनिंग हुआ। अब बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंस की, यानी कि ग्रामीण विकास का महत्व क्या है या ग्रामीण विकास की नीड क्यों है। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास, इट बूस्ट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन। कृषि उत्पादकता, रोजगार और आय में वृद्धि करता है रूरल डेवलपमेंट, इसलिए इसकी नीड है। सोशल इक्विलिटी यानी कि सामाजिक समानता, रिड्यूसेस इनइक्विलिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, यानी कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानता है उसको घटाता है, क्योंकि गाँव में भी वो सारी व्यवस्था या यूँ कहें वो सारे विकास के काम करता है रूरल डेवलपमेंट। तो इन दोनों के बीच में जो इनइक्विलिटी है उसको ये रिड्यूस करने का काम भी करता है। पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि पॉवर्टी एराडिकेशन, गरीबी का उन्मूलन करना। इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू वीकर सेक्शन, यानी कि जो कमजोर वर्ग है उनको आजीविका के अवसर प्रदान करता है। तो रूरल डेवलपमेंट की नीड है। नेक्स्ट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी बुनियादी ढांचे का विकास, यानी कि संरचनात्मक ढांचे की ये क्या करता है, विकास करता है। इट इम्प्रूव्स कनेक्टिविटी, इरिगेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज इन द रूरल एरियाज, यानी कि सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का में सुधार करके ये ग्रामीण विकास में भागीदार बनता है। एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण, स्ट्रेंथ रोल द रोल ऑफ लोकल पीपल स्पेशली वीमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि स्थानीय जनता विशेषकर महिलाओं और वंचित समूह की भूमिका को ये क्या करता है, मजबूत करता है। बैलेंस्ड डेवलपमेंट, इट प्रमोट्स हार्मनी बिटवीन रूरल एंड अर्बन प्रोग्रेस, यानी कि संतुलित विकास को ये बढ़ावा देता है, ग्रामीण और शहरी प्रगति के बीच संतुलन स्थापित करने का काम करता है। इन सब बातों के लिए रूरल डेवलपमेंट की नीड है या यूँ कहें इन सब के लिए रूरल डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस है। अब बात करें रूरल डेवलपमेंट की प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया क्या है। पहले की बात सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग बनाना यानी कि योजना का निर्माण करना। आइडेंटिफाइंग लोकल नीड्स एंड सेटिंग डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, यानी कि ग्रामीण या स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान करना और विकास की प्राथमिकताओं का क्या करना, निर्धारण, यानी कि पहले आवश्यकताओं को आइडेंटिफ़ाई करना कि ये सारे काम हमें करने हैं। फिर उनमें पहले नंबर पे इसको करेंगे, दूसरे पे इसको करेंगे, तीसरे पे इसको, चौथे पे इसको। तो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या करना, सेट करना। ये है पहली प्रोसेस का या स्टेप फर्स्ट। उसके बाद उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन करना, यानी कि क्रियान्वयन करना। एग्जीक्यूटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकास कार्यक्रमों का संचालन करना। फिर
पार्टिसिपेशन, उसमें लोगों को पार्टिसिपेशन का क्या करना है, एंश्योर करना है। ठीक है, एंश्योरिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ विलेजर्स इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यानी योजनाओं में और निर्णय प्रक्रिया में ग्रामीणों की क्या करना, सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना। फिर उसके बाद उस योजना के एग्जीक्यूशन की मॉनिटरिंग करना और उसका इवैल्यूएशन करना, यानी कि निगरानी करना और मूल्यांकन करना। ट्रैकिंग सॉरी ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड असेसिंग इम्पैक्ट, यानी कि प्रगति की समीक्षा करना और उसके प्रभाव का आकलन करना। फिर है कोऑर्डिनेशन, यानी कि तालमेल या समन्वय, कोऑपरेशन अमंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एनजीओज एंड लोकल बॉडीज, यानी कि सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय बनाए रखना। ये सारे रूरल डेवलपमेंट की प्रोसेस के क्या है, पार्ट है। तो सबसे पहले योजना बनाना, योजना का क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन करना, उस पर लोगों की पार्टिसिपेशन इंश्योर करना, उस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करना, इवैल्यूएट करना और कोऑर्डिनेशन बताए बनाना, ये रूरल डेवलपमेंट की क्या है, प्रोसेस है। अब बात करें रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, यानी कि कौन-कौन से वो एजेंसियाँ हैं जो रूरल डेवलपमेंट के काम करती है। वेरियस एजेंसीज एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि विभिन्न स्तरों पर केंद्र, राज्य और स्थानीय कई एजेंसियाँ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजनाएं और के लिए क्या है, उत्तरदायी है या काम करती है। जैसे बात करें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि सेंट्रल लेवल पे काम करता है। इट फ्रेम्स नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लाइक मनरेगा, पीएमजीएसवाई, एनआरएलएम एटसेट्रा, कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नीतियाँ और कार्यक्रम का जो फॉर्मेशन है, बनाने की बात है, वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करता है, जिसमें मनरेगा यानी कि प्रधान महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, या इस तरीके की जो सेंट्रल लेवल की जो पॉलिसीज होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का फॉर्म की जाती है। फिर इसके अलावा स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि राज्य ग्रामीण विकास विभाग आते हैं, जो कि इम्प्लीमेंट सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स एट द ग्राउंड लेवल, यानी कि केंद्र और राज्यों की जो योजनाएं हैं उनको स्थानीय स्तर पर लागू करना। यानी कि यहाँ पे योजना बन गई तो ये योजना यहाँ से डायरेक्ट नहीं एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेट में आएगी और स्टेट से फिर ये लोकल गवर्नमेंट तक जाएगी। इस तरीके से इनका जो एग्जीक्यूशन होगा वो स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाएगा। फिर है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि डीआरडीए, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कोऑर्डिनेट्स एंड मॉनिटर्स ऑल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि जिले में सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का समन्वय करता है और उन पे निगरानी का काम करता है। फिर बात करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एग्जीक्यूटेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ग्राम खंड और जिला स्तर पर विकास गतिविधियों का क्या करता है, संचालन किया जाता है थ्रू दी पीआरआईज, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। नॉन गवर्नमेंटल या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिनको हम एनजीओ कहते हैं, गैर सरकारी संगठन, सपोर्ट अवेयरनेस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि जन जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग देने का काम करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड रूरल एंटरप्राइजेज, कई तरह की वित्तीय संस्थाएं जो कि कृषि, लघु उद्योगों और ग्रामीण उद्यमों के लिए ऋण उपलब्ध कराने का काम करती है। तो इस तरीके की कई सारी एजेंसीज अलग-अलग लेवल पे क्या करती है, वर्क करती है। बात करें इस यूनिट के कंक्लूजन की, रूरल डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एम्ड एट इम्प्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ रूरल पीपल, यानी कि ग्रामीण विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना होता है। पंचायती राज एंड वेरियस डेवलपमेंट एजेंसीज टुगेदर एंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी विलेज एंड एवरी सिटीजन, यानी कि कई सारी संस्थाएं लाइक पंचायती राज संस्थाएं और अन्य विकास संस्थाएं, एजेंसियां मिलकर ये सुनिश्चित करती है कि विकास का लाभ प्रत्येक गांव में और प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। ये इस यूनिट का कंक्लूजन है। अब हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ की, जिसमें हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। इसके अलावा इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ राजस्थान क्या कहती है, इनको हम इस यूनिट में लेने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि राजस्थान जैसे स्टेट की बात करें, यहाँ की जो राजस्थान की जो इकोनॉमी में 100 रुपए की बात करें, जब 100 रुपए जनरेट होते हैं राजस्थान सरकार को, तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल आता है वो आता है सर्विस सेक्टर का फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद आती है इंडस्ट्री सेक्टर या यूं कहें मैन्युफैक्चरिंग, फिर आती है एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि तकरीबन 28 से 27 से 28% हिस्सा
एग्रीकल्चर से राजस्थान को जनरेट होता है और लगभग इतना ही 28 के आसपास ही इंडस्ट्री से आता है और जो बाकी बचता है वो आता है किससे? सेवा सर्विस सेक्टर से। तो वन थ 1/4 से भी ज़्यादा यानी कि 25% से भी ज़्यादा पैसा कहाँ से जनरेट हो रहा है? एग्रीकल्चर से हो रहा है। तो राजस्थान जैसे स्टेट में एग्रीकल्चर इकोनॉमी की एक बैकबोन का सा काम करता है। तो आज के इस एरा में भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है राजस्थान जैसे स्टेट में। तो बात कर लेते हैं इसकी। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ राजस्थान्स इकोनॉमी। कृषि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू अराउंड 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि यह राज्य की लगभग 2/3 आबादी को, या यूँ कहें तकरीबन 50% आबादी को, 60% आबादी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आजीविका प्रदान करने का कार्य करती है। द सेक्टर सप्लाइज रॉ मटेरियल्स टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल एंड डेयरी। यानी कृषि क्षेत्र आधारित कृषि आधारित जो उद्योग है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गए, वस्त्र उद्योग हो गए, डेयरी का को आदि को कच्चा माल उपलब्ध करवाती है कौन? एग्रीकल्चर करवाती है। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तकरीबन 28% पैसा एग्रीकल्चर से ही जनरेट होता है। इट एंश्योर्स फूड सिक्योरिटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन। कृषि खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और आय सृजन सुनिश्चित करने का कार्य करती है। एग्रीकल्चर ऑल्सो सपोर्ट्स ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड रूरल मार्केट्स, स्ट्रेंथनिंग द एंटायर इकोनॉमिक नेटवर्क। यानी कि यह व्यापार, परिवहन और ग्रामीण बाजारों को भी सहारा देती है, जिसमें संपूर्ण आर्थिक ढांचा मजबूत होता है। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान इकोनॉमी में एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की क्या भूमिका है, क्या रोल है? तो पहली बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, रोजगार सृजन का सबसे बड़ा सेक्टर। मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य प्रमुख स्रोत ही क्या है? एग्रीकल्चर है। अबाउट 65% ऑफ द वर्क फोर्स डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, यानी कि लगभग 65% कार्यबल कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर करता है। कंट्रीब्यूट टू स्टेट इनकम, राज्य की आय में योगदान देता है। एग्रीकल्चर अराउंड 5 to 30% और राजस्थान जीडीपी, यानी कि कृषि राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25 से 30% का योगदान देती है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि सामाजिक आर्थिक स्थिरता। एग्रीकल्चर फॉर्म्स द बेस ऑफ रूरल लाइफस्टाइल ट्रेडिशन एंड इकोनॉमी। कृषि ग्रामीण जीवन, परंपराओं और अर्थव्यवस्थाओं का आधार बनने का काम करती है। आज भी आप देखते होंगे कि कृषि का कितना बड़ा रोल है हमारी इकोनॉमी में। जैसे मकर संक्रांति आती है, हम तिल खाते हैं। जैसे ही सर्दी आती है, हम बाजरा खाते हैं, मक्का खाते हैं। या स्पेशल अनाज नया धान होता है, नए धान की हम खिचड़ी बनाते हैं। तो ये बहुत सारे ये हमें बताती है कि हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है, उसमें किस प्रकार से कृषि हमारे ग्रामीण जीवन और हमारी परंपराओं का एक हिस्सा बनती है। या यूँ कहें, अगर आप पूरे ओवरऑल इंडिया को देखोगे तो आप इन सबको जानोगे कि किस तरीके से ये कृषि और हमारी जो परंपराएँ हैं वो एक-दूसरे से अलाइड है। इसके अलावा इट सपोर्ट्स इंडस्ट्रियल, यानी कि उद्योगों का समर्थन करती है। सप्लाइज रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज सच एज़ टेक्सटाइल, शुगर एंड फूड प्रोसेसिंग, यानी कि कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे उद्योग माल उपलब्ध करवाती है। इट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये राजस्व का स्रोत बनती है। स्टेट अर्न्स रेवेन्यू थ्रू लैंड टैक्स, एग्रीकल्चरल ट्रेड एंड प्रोड्यूस मार्केट, यानी कि राज्य को भूमि कर, कृषि व्यापार और मंडियों से राजस्व प्राप्त होता है। तो ये राजस्व का भी एक स्रोत का काम करती है। फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये खाद्य और पोषण सुरक्षा देती है। एंश्योर सप्लाई ऑफ सीरियल्स, पल्सेज, ऑयल सीड्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, अनाज, दालें, तिलहन और डेयरी उत्पादों की आपूर्ति निश्चित करती है। इसलिए राजस्थान इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है, या यूँ कहें इन सारी बातों के लिए एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंट है। अब बात करें न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की नई एग्रीकल्चर नीति क्या है? ये तकरीबन 2004 के आसपास हुई है। बात कर लेते हैं इसकी। The new agriculture policy of Rajasthan aims to modernize the agriculture sector, improve farmers' income and promote sustainable farming practices। यानी कि राजस्थान की जो नई कृषि नीति है उसका उद्देश्य है कृषि का आधुनिकीकरण करना। आधुनिकीकरण कैसे होगा? इसमें नई-नई इक्विपमेंट को यूज़ में लेना, नई-नई तकनीक को यूज़ में लेना, किसानों की आय को बढ़ाना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना था। टिकाऊ खेती में इसका जो टारगेट था, हर साल कितने % की ग्रोथ था? कि हम हर साल 4% की ग्रोथ करेंगे, तो ये सस्टेनेबल
डेवलपमेंट या फार्मिंग प्रैक्टिस की ओर की बात कर रही थी। ये कह रहे थे कि किसानों की इनकम को हम बढ़ाएँगे और हम कृषि का मॉडर्नाइज़ेशन करेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके? इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता को बढ़ाना, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड सीड्स एंड इरिगेशन यानी कि आधुनिक तकनीक को काम में लेंगे, उन्नत बीजों को काम में लेंगे और कुशल सिंचाई पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण की बात होगी, प्रमोशन ऑफ ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन इन एरिड जोन यानी कि क्योंकि राजस्थान शुष्क क्षेत्र है तो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देने का काम करेंगे। यानी कि आपने देखा होगा जैसे बूंद-बूंद पाइपों में से ऐसे बूंद-बूंद करके क्या निकलता है, पानी निकलता है, इसको स्प्रिंकलर कहते हैं या फिर फव्वारों से फव्वारे चलते रहते हैं और वो चलते रहते हैं, तो वो स्प्रिंकलर की इज़राइल मेथड होती है, उसकी बात की गई थी कि शुष्क क्षेत्र में क्योंकि पानी की कमी है तो वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर बात करें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, फसल विविधीकरण, एनकरेजिंग कल्टीवेशन ऑफ पल्सेज, ऑयल सीड्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यानी कि दालों, तिलहनों और बागवानी फसलों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। एग्रो प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन यानी कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज टू एनहेंस फार्मर्स इनकम यानी कि कृषि आधारित उद्योगों के विकास से किसानों की आय में क्या करना, वृद्धि करना। सोशियो हेल्थ मैनेजमेंट यानी कि मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड रिडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि जैविक खादों का उपयोग ज़्यादा करना और रासायनिक उर्वरकों में क्या करना, कमी करना। यानी कि जो फर्टिलाइजर्स है, जो पेस्टिसाइड्स है, उनका यूज घटाना, उसकी बजाय जो देसी हमारी खाद है यानी कि जो हमारी ऑर्गेनिक मेन्योर है, खाद है, उनका ज़्यादा यूज में लिया जाएगा। डिजिटल एंड स्मार्ट फार्मिंग यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सॉइल टेस्टिंग एंड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करना, मृदा प्रशिक्षण परीक्षण केंद्रों का उद्घाटन करना या उनकी स्थापना करना और मौसम पूर्वानुमान योग करना ताकि फोरकास्टिंग देके बताया जा सके कि इस तरह का मौसम रहेगा तो वो अपनी प्लानिंग उस तरह रखे। फार्मर वेलफेयर यानी किसान कल्याण की बात करें, क्रॉप इंश्योरेंस करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेज लाना एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम और फार्मर्स यानी कि फसल बीमा करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति को लाना यानी वो ऑलरेडी भी थी और उसको और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रेप करना और किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना, ये सारे नई एग्रीकल्चर के क्या थे, नई एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य। ओवरऑल उद्देश्य की बात करें, ओवरऑल एम क्या था? टू अचीव सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल एंड क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर अक्रॉस राजस्थान यानी कि संपूर्ण राजस्थान में सतत लाभकारी और जलवायु संवेदनशील कृषि को बढ़ावा देना, इस नीति का ओवरऑल क्या था? उद्देश्य था। बात करें इस यूनिट के कंक्लूजन की कि क्या कहा जा रहा है इसमें, एग्रीकल्चर रिमेन्स द फाउंडेशन ऑफ राजस्थान इकोनॉमी यानी कि कृषि राजस्थान अर्थव्यवस्था की आधारशिला अभी भी बनी हुई है। द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी envisions modernization, sustainability and prosperity for farmers while ensuring फूड सिक्योरिटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि नई कृषि नीति का उद्देश्य किसानों के लिए आधुनिकीकरण करना, स्थायित्व और समृद्धि सुनिश्चित करना है, साथ ही में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना भी है। बात करें इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की, तो वही क्लास भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, आप चेक करते रहिए। यदि आप क्लास इनको बाद में देख रहे हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको क्लास मिल जाएगी। और यदि आप फ्रंट में देख रहे हो तो हम जल्द ही वो क्लास देंगे, तो इस क्लास के या इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर देखना ना भूलिएगा, एग्जाम में हेल्प करेंगे। यहाँ तक क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलग वेरियस प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, क्योंकि टेलीग्राम से ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट में हम फ़ोल्डर वाइज़ पीडीएफ अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ पर सेमेस्टर की जो फ़ोल्डर है उसमें जाकर आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। और टेलीग्राम पे चीज़ें क्या है कि पीछे दब जाती है, तो उसमें आपको मिल नहीं पाती। तो जहाँ भी आप हो, मैं तो ये कहूँगा हर प्लेटफ़ॉर्म पे आप हमें सपोर्ट करें। यहाँ तक आपने देखा, थैंक्स, थैंक यू फॉर द बीइंग विद योर करियर रेडीनेस। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्रस्टेड। थैंक यू।